3 साल जमहूरियत सोई रही है, लॉ एंड जस्टिस और कोर्ट सिस्टम सोया रहा है 3 साल। इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव नजर आ रहे हैं। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट का एक वार है जमहूरियत के ऊपर। इलेक्शन की क्या जरूरत है? जजेस को चाहिए कि वही प्रेसिडेंट का भी डिसीजन कर ले। वो डोनाल्ड ट्रंप सब विक्टिम नजर आ रहे हैं। हम होम ग्रोन टेररिस्ट हैं उनकी नजर में। जो बाइडेन को आप समझते हैं कि आज वो मुल्क चला रहा है, वो खुद उसको पता नहीं है वो खड़ा कहां होता है। वो जब अपनी स्पीच दे लेता है, कार्ड पढ़ लेता है, तो एक बंदा आके उसको बताता है कि आओ मियां राइट ले ले, आओ मियां लेफ्ट ले ले। डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाते हैं कि इसको तो पता ही नहीं कि जिंदा है कि मर चुका है। ओबामा जीत रहा है, अमेरिका लूज कर रहा है। फेयर इलेक्शन इज अ फिक्शन। ये बिल्कुल लाहौर, कराची और ये सारा कुछ वो बन चुका। मोदी साहब ने सारा सिस्टम ही खरीद लिया। जजेस भी उनके अपने हैं, टीवी चैनल भी उनके अपने हैं। 2 बंदे गुजरात से बिजनेसमैन उन्होंने साथ रखे हैं। पूरा इंडिया ऑलमोस्ट खरीद कर बैठे हैं। भुट्टो साहब जो अयूब खान साहब को डैडी कहा करते थे, नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक जो है उनकी पैदावार है। तीसरा जो है जनरल ज़हीरुल इस्लाम और पाशा की पैदावार। लाहौर से 150 किलोमीटर फासले पे दुनिया ही अलग है। उनका डायस्पोरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के आपका कैसे आता है? डंकियों से आता है। जो लोअर मिडिल क्लास से डॉक्टर आता है, उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, बड़ी गाड़ी लेनी, बड़ा घर लेना। इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की न्यूयॉर्क में एक सिंगल काउंसिलमैन नहीं है। कहा जाए कि अमेरिकी सियासत में इन दिनों भौचाल आया हुआ है तो गलत ना होगा। एक साबिक सदर को रियासत के इलेक्शन में हिस्सा लेने से नाअहल कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब मौजूदा सदर यानी जो बाइडेन के मुआवजे की कोशिशें की जा रही हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बातचीत करने के लिए हमने राब्ता किया है अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा साजिद तारड़ से। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। हम देख रहे हैं कि कोलोराडो के इलेक्शन में ट्रंप को हिस्सा लेने से रोक दिया गया है, तो हम क्या समझें कि जो ट्रंप की नाअहली है, उनके सदारती कैंपेन है 2024 का, उस पर इन तमाम चीज़ों का क्या असर पड़ेगा? जो सारा डिसीजन है कोलोराडो स्टेट का इंसरेक्शन क्लास के जरिए हुआ है। वाकया 6 जनवरी का है, 3 साल पुराना है। 3 साल जमहूरियत सोई रही है, लॉ एंड जस्टिस और कोर्ट सिस्टम सोया रहा है 3 साल। इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव नजर आ रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी प्रेसिडेंसी की कैंडिडेसी डिक्लेयर की है और फिर जब उनके पोल्स ऊपर आने शुरू हो चुके हैं और दूसरी पार्टी जो है उसको पता चल चुका है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट इनके बैलेट को रोका जाए, क्योंकि हर तरफ से उनको नाकामियों के सामने है। चाहे वो फॉल ऑफ काबुल हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे रेड सी हो, उन्हें नजर आ रहा है कि उनकी शिकस्त जो है वो बिल्कुल हर दीवार पे लिखी हुई। अब उनके पास सिर्फ यही चॉइस है और उन्होंने अपनी ये मशीनरी जो है वो, इसको मैं कहूंगा अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट का एक वार है जमहूरियत के ऊपर। ये वाकया कोलोराडो स्टेट का तो आज हुआ है। न्यूयॉर्क के अंदर जो केस चल रहा है, उस अटर्नी जनरल जो है वो इलेक्टेड थी, खातून थी। उनकी पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर उनका मैंडेट ही यही था। उन्होंने वादा किया था कि अगर मुझे वोट दोगे तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट्स में घसीटूंगी। और दूसरा आपको ये भी बताना चाहूंगा, कोलोराडो स्टेट के जो जजेस जिन्होंने ये सारा फैसला दिया है, सारे डेमोक्रेट पार्टी के अपॉइंटेड है सारे जजेस। फैसला उन्होंने बैलेट का किया है। क्या ही अच्छा होता कि इसका हल भी बैलेट से निकाला जाता। कोलोराडो स्टेट की अपनी असेंबली मौजूद है, उसमें ये बात उठाई जाती। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है उसको ये सारा काम क्यों करना पड़ रहा है? अच्छा ठीक है, उन्होंने करना है, तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? जजेस को चाहिए कि वही प्रेसिडेंट का भी डिसीजन कर ले, वही उसी को चूज कर ले। 1919 में ये 14th अमेंडमेंट के अंदर सेक्शन 3 इसमें ऐड किया गया था। उस वक्त इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई थी? सिविल वार थी उस वक्त, कन्फेडरेशन और नॉर्दर्न स्टेट्स आपस में लड़ रही थी। कंट्री के 2 टुकड़े होते नजर आ रहे थे, लेकिन कंट्री के तो आज भी 2 टुकड़े होने को फिर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आधा अमेरिका समझता है कि जो बाइडेन ने कोविड का बहाना बनाकर मेल इन वोटिंग के जरिए इलेक्शन जो है वो छीना है हमसे। आधा अमेरिका तो आज भी ये कहता है। आपके सवाल की तरफ मैं आना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन पे इसका क्या असर पड़ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप साहब विक्टिम नजर आ रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमान को छू रही है। सारी दुनिया को पता चल रहा है कि जब पूरी एक मशीनरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI एक कैंडिडेट की कैंडिडेसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद देम? लोग उनके पीछे हैं, वो कहते हैं कि यही एक बंदा है। डोनाल्ड ट्रंप विक्टिम नजर आ रहे हैं, लेकिन सदर बाइडेन का बयान आ गया है कि फेडरल सुप्रीम कोर्ट का जो भी बयान हो, जो भी फैसला हो, वो अलग है। लेकिन ये बात साबित है कि सदर ट्रंप ने 6 जनवरी को लोगों को बगावत पर उकसाया था। तो ये जो बयानिया है जो कि डेमोक्रेट्स का है या लेफ्ट का है, उसका सदर ट्रंप की या साबिक सदर ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन है उस पर तो नुकसान होगा ना? देखिए बिल्कुल ठीक। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने सिर्फ जो बाइडेन साहब की स्टेटमेंट बता दी है, दूसरी तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि जो बाइडेन जमहूरियत के लिए खतरा बन चुका है। और एक और चलेंगे, एक और बात कर लेते हैं। ये तो एक 3 साल का वाकया है।
जो बाइडेन का जो लड़का हंटर बाइडेन है, उसका लैपटॉप एफबीआई के पास 4 साल से पड़ा है, जिसके अंदर उसने सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि चाइना और रशिया से किस तरह वो पैसे लेता रहा है, वायर आती रही हैं। वो एक कोई केस नहीं है उसके बारे में। जिम बाइडेन जो इनका अपना भाई है, जो वकील नहीं है लेकिन एक लाख फर्म का पार्टनर है, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस मौजूद हैं। एफबीआई उसको दरगुजर कर रही है। अब मैं उससे भी आगे जाना चाहता हूं। जो बाइडेन सिटिंग प्रेसिडेंट साहब का, हमारे रिपब्लिकन, मैं खुद एक रिपब्लिकन, हमारे बारे में उनका आइडिया ये है कि वी आर होम ग्रोन टेररिस्ट। हम होम ग्रोन टेररिस्ट हैं उनकी नजर में। दर हकीकत ये जो बाइडेन का मसला नहीं है, ना ही कोलोराडो स्टेट का मसला है, ये जमहूरियत का मसला है कि जमहूरियत कहां जा रही है। जमहूरियत के साथ क्या मेल इन वोटिंग, आप प्रॉपर समझते हैं कि जो 22 मिलियन मेल इन वोटिंग हुई थी वो जमहूरियत का हिस्सा है? आज फिर ये कहते हैं मेल इन वोटिंग करेंगे दोबारा। ये इलेक्शन है ये। मैं उसको भी छोड़ दें आप। यहां मैं जिस स्टेट में बैठा हूं, यहाँ पेंसिल्वेनिया 7 स्टेट है, वहां पे एक सेनेटर ने इलेक्शन जीता है, जॉन फेटरमैन उसका नाम है। वो 2 लफ्ज अपने मुंह से अदा नहीं कर सकता, बड़ा मशहूर है, जो वो शॉर्ट्स पहन के जाता है सेनेट की प्रोसीडिंग में। उसको आप इलेक्शन मानते हैं? जो कैंपेन चलाने की सलाहियत नहीं रखता था, वो बीमार है बंदा इतना सख्त, लेकिन वो इलेक्शन जीत गया। जो बाइडेन को आप समझते हैं कि आज वो मुल्क चला रहा है, वो खुद उसको पता नहीं है वो खड़ा कहां होता है, उसको पता ही नहीं है। वो जब अपनी स्पीच दे लेता है, कार्ड पढ़ लेता है, तो एक बंदा आके उसको बताता है कि आओ मियां राइट ले लें, आओ मियां लेफ्ट ले लें। आप समझते हैं वो गवर्नमेंट चला रहा है? हम रिपब्लिकन कहते हैं दिस इज अ थर्ड टर्म ऑफ ओबामा। मिस्टर ओबामा जो थे वो शिकागो से आए थे, वो वापस शिकागो नहीं गए, वो यही वॉशिंगटन डीसी में बैठे, उन्होंने घर खरीद लिया था। आज उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन चला। टोनी बिल्कन कौन है? ये उनका शागिर्द है, ओबामा साहब का। इस वक्त आपका जो जैक सुल्वन है वो कौन है? वो ओबामा साहब का बच्चा है। मैं देखता हूं इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। मैं जिस तरह आपसे मैंने पूछा, रेड सी में जो आज हो रहा है, आपका क्या ख्याल है? अमेरिका अपने आप को डिफेंड करने के काबिल है वहां पे? इस वक्त गाजा में जो डेमोक्रेट पार्टी चाहती है वहां पे सीज फायर हो रहा है इनकी मर्जी से। फॉल ऑफ काबुल के बाद डी डॉलराइजेशन की मूवमेंट चल रही है, रोक पा रहा है उसको? सारे एलाइज सऊदी अरेबिया, ईरान जाके बीजिंग में उन्होंने सारी सुलह की है। पहले ये सारा कुछ कैंप डेविड में होता था। आपका क्या ख्याल है अमेरिका सर्वाइव करेगा ये सारा कुछ? आपके क्या ख्याल में यूक्रेन की वार, अमेरिका करप्शन की इंतहा कर दी इन्होंने यहां से। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, एज ए जर्नलिस्ट। आपको पता है कि हमारा जो डिफेंस जो ऑस्टिन लॉयड है, कौन है वो रेथियान के बोर्ड पे थे। रेथियान कौन है? डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है वो। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि मैं टोनी बिल्कन कौन है? बोइंग का कंसल्टेंट थे बोइंग के। ये सारा सिस्टम जो इस वक्त चल रहा है यूक्रेन और इजराइल के लिए 106 बिलियन कांग्रेस से मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इनसे कमीशनें लेते हैं, किकबैक लेते हैं। ये बिल्कुल वही हो रहा है जो एक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होता है। रिश्वत के बाजार गर्म है, किकबैक है सारे। यूरोपियन यूनियन का सबसे करप्ट तरीन मुल्क है यूक्रेन, सारी दुनिया को पता है। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, इसको पैसे देने हैं, ये जंग जीतेगा, पुतिन को हराएगा। भाई उसमें तुम किकबैक ले रहे हो, करप्शन कर रहे हो, करो। हमारा खून पसीना इतना इजी है, करो। ठीक है, यही जमहूरियत है। और एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा आपको, छोड़ेंगे रिपब्लिकन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, एस्टेब्लिशमेंट को टक्कर लेना इतना आसान है ही नहीं कहीं दुनिया में, पॉसिबल ही नहीं। रशियन सदर पुतिन की बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि गजा में जंग छिड़ने के बाद और खासकर यूक्रेन के बाद, जब यूक्रेन रिट्रीट हुआ है उसके बाद वो बाहर निकले और अभी सऊदी अरब में और यूएई में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है। तो जो आप बात कर रहे हैं, क्या उसके बाद हम समझें कि तमाम जो वाक़यात हैं जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के हैं, उसका जो सदर बाइडेन की इलेक्शन कैंपेन है उस पर उनको नुकसान होने वाला है इसका? देखिए, सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, डेमोक्रेट पार्टी जो है उनको एक चीज पे मास्टर स्किल आ चुकी है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, आर्ट ऑफ इलेक्शन। उन्हें पता है किस तरह से मैनिपुलेट करना है, मेल इन वोटिंग किस तरह करनी है, उन्हें पता है। दूसरी साइड पे जो बाइडेन तो इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं। पिछली जो रिपब्लिकन डिबेट हुई थी उसके अंदर रामास्वामी साहब ने चैलेंज किया थे। उन्होंने कहा था असली कैंडिडेट हमारे सामने लेके आओ, ये बाबा जी तो इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। उन्होंने कहा था न्यूसम आएगा, कैलिफोर्निया का गवर्नर आगे आएगा, असली कैंडिडेट हमारे सामने रखो ताकि हम असली पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू कर सके, उसको टारगेट कर सके, कौम को बताएं कि असली चेहरे का उसका माजी क्या है। धोखा हो रहा है वोटर्स के साथ, धोखा हो रहा है डेमोक्रेसी के साथ। जो बाइडेन को क्या मैंने बता दिया ना, हमारे अक्सर डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाते हैं कि इसको तो पता ही नहीं कि जिंदा है कि मर चुका है। वाकई ट्रू है, उसकी हालत को उसकी चला सकता है वो जहाज की सीढ़ियां चढ़ने से 4 दफा गिर जाता है, उसके लिए सीढ़ियां तब्दील कर दी हैं, उसको एयरफोर्स 1 के पिछले दरवाजे से अंदर लेकर जाते हैं जहां सीढ़ियां 4 हैं। उसको क्या पता वो कहां खड़ा बना। ये तो पीछे चलाने वाले कौन है? एस्टेब्लिशमेंट है, ओबामा है, उसने वो किंग बन चुका है, वो किंग है, उसने पिक करना है अगला प्रेसिडेंट कौन है। उसने न्यूसम को आइडेंटिफाई कर दिया। रिपब्लिकन जो है वो उनको ना आर्ट ऑफ इलेक्शन आता है, ना इकट्ठे होते हैं। देखिए ना, आज मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा, कोलोराडो के फैसले के बाद क्या फैसला किया है रामास्वामी ने, विवेक रामास्वामी ने। उसने अपना वॉलंटियर कर दिया, उसने कहा मेरा नाम भी रिमूव कर दिया जाए।
कोलोराडो के बैलेट से, और उसने अपील की दूसरे रिपब्लिकन कैंडिडेट से कि तुम भी बाइकआउट करो कोलोराडो का, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि रिपब्लिकन इकट्ठे नहीं होते। वजह ये डेमोक्रेट इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि भूखे प्यासे हैं, लूटते हैं, बम्बोड़ते हैं। 2.5 लाख बंदा हर महीने का बॉर्डर क्रॉस कर रहा है इस वक्त, और क्राइसिस में शिकागो और सब बड़े सिटी इमिग्रेंट्स में, लेकिन कोई है को पूछने वाला? कौन पूछे इनको? ओबामा जीत रहा है, अमेरिका लूज कर रहा है। बात है इतनी सी बात। आप कह रहे हैं कि रिपब्लिकन इकट्ठे नहीं है, और हम देख रहे हैं कि जो सदर बाइडेन की इम्पीचमेंट की तहरीक है उसमें भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो क्या जो इम्पीचमेंट की पूरी तहरीक है इससे सदर बाइडेन या डेमोक्रेट्स को एज ए पार्टी कोई नुकसान पहुंचेगा, या फिर ये आपकी तहरीक को हम सिर्फ टिट फॉर टैट ही समझें? टिट फॉर टैट नहीं समझे। मैं एक बात आपको समझने की कोशिश करें, इस वक्त हालात ये हो चुके हैं कि आप डेमोक्रेट पार्टी के पास लाइसेंस टू किल है, वो जो मर्जी कर जाए, उनको किसी चीज का कोई फिक्र नहीं। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन हो तो डेमोक्रेट पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, लेकिन अब नहीं होगा। मेरी नजर में एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड स्टूडेंट ऑफ लॉ, द फेयर इलेक्शन इज अ फिक्शन फ्रॉम नाउ ऑन, पीरियड। यहां फेयर इलेक्शन दुनिया में कहीं नहीं होंगे। जिस तरीके से फतेह एल-सीसी ने इलेक्शन कराया इजिप्ट में, बिल्कुल उसी तरह से इलेक्शन हर जगह होगा। जिस तरीके से मोदी साहब, अब इसको कहा जाता है अथॉरिटेरियनिज्म ऑन द राइज। एस्टेब्लिशमेंट, ये लोग इसमें इतना लुक्रेटिव बिजनेस है, ये सारे ये एक लूट मार की गेम बन चुकी है सारी, और कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस मुल्क में, अफसोस की बात है, जिस मुल्क में मैं बैठा ये बात कर रहा हूं, 250 साल की हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की, और यहां पे ये हालात है डेमोक्रेसी। इट्स नॉट वर्किंग हियर, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स फिक्शन। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि फेयर इलेक्शन इज अ फिक्शन। मेरे ख्याल में अगर फेयर इलेक्शन हुए तो डेमोक्रेट पार्टी की, मैं भी लिस्ट आपको कहते हैं तो वो भी पढ़ के बता देता हूं कि इनके हालात क्या है, ये किस बुरे तरीके से हारना चाहिए इनको, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हारेंगे। ये मेल इन वोटिंग करा देंगे दोबारा। इन्होंने दोबारा कोविड को छेड़ देना। इन्होंने कहना जी कोविड आ गया, बंद करो, मेल इन वोटिंग करो। जब यहाँ पे करैक्टर बेस्ड पॉलिटिक्स होती थी, जब यहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई फ्यूचर था, प्रेसिडेंट जब भी व्हाइट हाउस के अंदर जाता था वो बाई पार्टिसन हो जाता था। वो कहता था कि नाउ आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ एवरीबॉडी, आई एम नॉट ओनली अ प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेट पार्टी। वो प्रेसिडेंट जाके व्हाइट हाउस में ये स्टेटमेंट नहीं देता था कि ये रिपब्लिकन होम ग्रोन टेररिस्ट है, वो ये नहीं कहता था। अब वो सियासत यहां पे नहीं रही। फिर उसका 51 साल का लड़का व्हाइट हाउस में रहता है, कोकेन मिल रही है उसके व्हाइट हाउस के अंदर से, वो डैडीज बॉय वहां बन के बैठा हुआ है, चार्जेस हैं करप्शन के उसके ऊपर। वहां डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उसको हाथ नहीं लगा रहा, उसको शील्ड किया जा रहा है, FBI उसको हाथ नहीं लगाती। अब मैं छोटी सी मिसाल बताता हूं। अगले दिन एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन था, बड़ी खूबसूरत उसने बात की। उसने कहा इस बंदे ने चाइना से बिलियंस डॉलर्स लिए हैं, और इसने मॉस्को से और इसने यूक्रेन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए हैं, हमारे पास वायर की प्रूफ मौजूद है। सिर्फ एक बात है, ये 50 साल का वकील है, ड्रगी है, इसको नेवी से निकाला गया है। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे कि जो इसने पैसे लिए उसके रिटर्न में इसने उनको क्या दिया है। ये कहता है ना मैं बिजनेस करता रहा हूं, हंटर बाइडेन कहता है मैं बिजनेस करता रहा हूं। भाई उनको रिटर्न में क्या दिया यार तूने, तू दे क्या सकता है यार, सिर्फ ये बता दिया। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए, नहीं है, उसको शील्ड कर रहे हैं। ये हो रहा है यहाँ। ये बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल लाहौर, कराची और ये सारा कुछ वो बन चुका है, जहां वहां DSP डाके मारते पकड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वही हालात है। अच्छा साजिद साहब, चलें फेडरल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक जानिब रखते हैं कि वो फैसला क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन फर्ज करते हैं कि जो कोलोराडो में हुआ, अगर ऐसा ही स्विंग स्टेट्स में हो गया, यानी कि उन्हें स्विंग स्टेट से जहां जीतना जरूरी है वहां से ट्रंप को नाअहल करवा दिया गया, तो इसका तो उनकी जो कैंपेन है उस पर शदीद झटका पहुंचना ही पहुंचना है। नहीं, मैं उसके बाद बता रहा हूं। इस वक्त व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एज रिपब्लिकन पार्टी, और जिस तरह मैं ट्रंप के कैंप हिस्सा हूं, मैं 2 दफा पहले भी मैं कैंपेन में काम कर चुका हूं। अपील उन्होंने दायर कर दी है। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर एक ब्लैंकेट डिसीजन दिया जाएगा कि इन सारी चीजों को इलेक्शन तक रोक दिया जाए। अगर वो ब्लैंकेट डिसीजन नहीं दिया जाता वहां से, तो फिर उसके बाद जो आप कह रहे हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन नहीं रहेगा उसके बाद। एक और मैं यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, ये सिर्फ एक चीज का मुद्दा नहीं है, एक चीज का प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्शन, दिस इज इंटेग्रिटी ऑफ कोर्ट्स, दिस इज इंटेग्रिटी ऑफ जस्टिस सिस्टम। ये सारी चीजें ऑन द स्टेक हैं इस वक्त, और ये वाकई ही इज अ सीरियस मैटर, क्योंकि ये आगे यहां से जमहूरियत के फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट किया जाएगा कि किस तरीके से एक कैंडिडेट, एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, एक अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट किस तरीके से असरअंदाज होते हैं इलेक्शन के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप सब मुसलसल कह चुके हैं, हर दूसरा बाशऊर सियासतदान कह चुका है, दिस इज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन इलेक्शन। अच्छा साजिद साहब, चलें देखते हैं जो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं फेडरल सुप्रीम कोर्ट से, अगर फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने आपकी तवक्कुआत का फैसला नहीं दिया तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा?
देखिए लाहे अमल अगर हो उसके बाद होगा तो जाहिर है दूसरा कैंडिडेट जो होगा वो आगे आएगा, जिसके जिसके नंबर आगे आ रहे हैं, जिसके पोल्स अच्छे आ रहे हैं, जो प्राइमरी में इलेक्शन जीतेगा, जाहिर है फिर वही आगे आएगा, और किसने होना है। लेकिन मेरे ख्याल में जमहूरियत अगर जिस तरीके से डिरेल हो रही है, ना सिर्फ दिस इज एन इंटरनेशनल फिनोमेनन, इट्स नॉट ओनली द यूएस प्रॉब्लम। फ्रांस के अंदर भी हालात यही है, ब्रेक्सिट हो चुका है, वहां के हालात आप देख लें। अरब स्प्रिंग एक आई थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, एक उठा था जोश, वो भी खत्म हो चुका है। इमरान खान साहब कहां पड़े हैं, उनका हालत देख लें आप। मोदी साहब की हाँ वो खड़ी है, क्योंकि ही नोज हाउ टू मैनिपुलेट द एंटायर सिस्टम। उन्होंने सारा सिस्टम ही खरीद लिया है। उन्होंने जजेस भी उनके अपने हैं, उन्होंने टीवी चैनल भी उनके अपने हैं। 2 बंदे गुजरात से बिजनेसमैन उन्होंने साथ रखे हैं, वो पूरा इंडिया ऑलमोस्ट खरीद कर बैठे हैं। या तो फिर इस तरह कर लें, और मेरे ख्याल में इस तरह यहां भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पीपल आर लूजिंग फेथ ऑन इलेक्शन सिस्टम हियर इन द कंट्री। एट द सेम टाइम पीपल आर सीरियसली डिसअपॉइंटेड। अब मैं मिसाल देना चाहूंगा, डिफेंडिंग पुलिस है, ये कहते हैं पुलिस का डिपार्टमेंट खत्म कर दें। हर थाने के हर प्रीसिंट के अंदर इस वक्त 50-50 शॉर्टेज है पुलिस वालों की, पुलिस में जाने को नहीं चाहता। 2.5 लाख बंदा बॉर्डर खुला छोड़ दिया उन्होंने, वहां से टेररिस्ट अंदर आ रहे हैं, चाइना के लोग आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि किसी के सेहत पे असर हो। इकॉनमी खत्म है बिल्कुल यहाँ पे, आपको पता नहीं है। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं उसने 2 बिलियन का बजट शार्ट किया है अपना डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, जिसका मतलब है कि सड़कों की रिपेयर नहीं होगी। आप वजह का पैसे ही कोई नहीं इनके पास। IMF की जो इस वक्त सेकंड इन कमांड है, गीता गोपी उसका नाम है, भारत की है, उन्होंने अगले दिन कहा है कि दुनिया में इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है। कोविड से लेकर आज गाजा की जंग तक पूरी दुनिया $7 ट्रिलियन लूज कर चुकी है। इकोनॉमिक सुनामी आने वाली, कोई अमेरिका आपका क्या ख्याल है उसके लिए तैयार है? नहीं तैयार है। करप्शन के बाजार गर्म है, यूक्रेन में पैसे दे रहे हैं। और सबसे बड़ी आप पुतिन की बात कर रहे थे, पुतिन ने ओबामा को सीरिया में चेक कर लिया था कि दे आर नॉट फाइटर्स एनीमोर, दे कैन नॉट रेजिस्ट। वहां उन्होंने नेवल बेस बना ली थी सीरिया में, उन्हें पता था ये बच्चे लड़ाई वाले ये लोग नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ही था जो लीडर, कोई सियासतदान नहीं था। दैट्स व्हाट द अच्छा, मैं एक और आखिरी बात ऐड करना चाहूंगा। सियासत इज नॉट अ बिजनेस, ये पब्लिक वर्क है, ये वॉलंटियर वर्क है। आप अपना पहले बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, फिर सियासत में आते हैं। आप सियासत से आके जमहूरियत में बच्चे नहीं पालते। ये जो बाइडन साहब हैं, इन्होंने 55 साल सेनेटर रह के अपने बच्चे पाले, कारोबार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबार पहले किया, सियासत में बाद में। दैट इज द ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, जमहूरियत इज वॉलंटियरिज्म। यहां पे उसके सपोर्टिंग आर्गूमेंट दूंगा। अमेरिका में जितनी असेंबलियां हैं स्टेटों की, वहां पे सिर्फ उनको जब सेशन होता है तो TA दिया जाता है, तनख्वाहें नहीं दी जाती। लेकिन मैं क्या बताऊं कि अगर यहां की जमहूरियत की हालत है, तो आपने तो ये प्रोसेस शुरू ही नहीं किया। आपके पास जो 3-4 टूटी फूटी पार्टियां हैं, जिनको मैं हमेशा कहता हूं अलायंस ऑफ करप्शन है, वो तो सारी एस्टेब्लिशमेंट के पतन से पैदा हुई। हमारे भुट्टो साहब जो अयूब खान साहब को डैडी कहा करते थे, दूसरे भाईजान आए मियां नवाज शरीफ साहब, वो ज़ियाउल हक जो है उनके पैदावार हैं। तीसरा जो है जनरल ज़हीरुल इस्लाम और पाशा साहब, जनरल पाशा की पैदावार। आपने तो वो प्रोसेस शुरू ही नहीं किया। आप तो जब से आपको हाइब्रिड सिस्टम से प्यार हुआ है, बस आप उसके बाद आपने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। आप हाइब्रिड सिस्टम चाहते हैं। अब इलेक्शन आज अगर आप खेल रहे हैं, लेकिन एक बंदा लाहौर में बैठ के कैबिनेट बना रहा है। इलेक्शन का रिजल्ट हर पाकिस्तानी को पता है, लेकिन अदालतों में सारा दिन 3 अदालतें आपकी, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, पिछले 4 साल से सिर्फ सियासी फैसले कर रहे हैं, किसी और कोई दूसरा केस नहीं सुन रहे। आपने तो कहा है हमने ना पाकिस्तान बनाया है ना बनाएंगे, इसी तरह खाएंगे, इसी तरह जिलाएंगे। आप तो वो कर रहे हैं। आपके पड़ोस में लाहौर से 150 किलोमीटर फासले पे दुनिया ही अलग है, दुनिया ही अलग है। $600 बिलियन उनका, 600 बिलियन उनका नेटवर्क, उनका फॉरेन एक्सचेंज 600 बिलियन। चंद्रयान पे जा चुके हैं, अदित्य 1 उन्होंने छोड़ दिया है। वहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पढ़ के निकलता है, उस यहां पे आप वर्ल्ड बैंक का हेड बन जाता है। यहां पे देखा उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें आप, भारत देखें ना, भारतीयों के डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें। दुख के साथ ये कहूंगा, मेरी मूवमेंट है आगे, मैं अफसोस के साथ बताऊंगा, आप जितना जो 19 ग्रेड का अफसर होता है CSS, उसको भेजते हैं या हार्वर्ड में पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पे, उस पर कोई किताबों का असर नहीं होता। आपका हर सेक्रेटरी जो इस वक्त कैबिनेट डिवीजन का, वो फॉरेन क्वालिफाइड है। मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है। अच्छा, आप डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी बात कर लेते हैं इंडियन डायस्पोरा की भी, कि जो जहां भी होते हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। इसकी क्या वजह है? मैं बताता हूं। उनका डायस्पोरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के आपका कैसे आता है? डंकियों से आता है। आपने डायस्पोरा के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं? यहां पे ज्यादातर डायस्पोरा मैट्रिक पास नहीं है पाकिस्तान का, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं 50-50 लाख एजेंटों को देके।
मैं दुख के साथ कहता हूं, वहां से मुनीर साहब ने कल एम्बेसी में खड़े होकर ये डायस्पोरा को हमारा इनको एम्बेसडर बनना चाहिए। उनको एम्बेसडर के स्पेलिंग ही नहीं आते। आपके डायस्पोरा की हालत तो देखें जरा। जो बच्चा मंडी बहाउद्दीन से पैदल चलता है, किश्तियों में आधे मर जाते हैं, आधे टर्की पहुंच जाते हैं, आधे यूनान पहुंच जाते हैं, आप उसको डायस्पोरा कहते हैं? आप क्या इन्वेस्टमेंट करके भेजते हैं उनको? जब बाहर भेजते हैं उनके पास तो वो तो पढ़ के आते हैं वहां से। हाँ, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे भी है ना जो पढ़ लिख के आते हैं, खासकर हमारे डॉक्टर्स जो हैं, उनका नॉर्थ अमेरिका में बहुत चर्चा है। सर, जो लोअर मिडिल क्लास से डॉक्टर आता है उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, बड़ी गाड़ी लेनी, बड़ा घर लेना। उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। उसको वो पाकिस्तानी अपने आप को समझते ही नहीं वो। और फिर उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है अपना, उसमें सिर्फ बच्चों के रिश्ते करते हैं, इससे अलावा तो कुछ भी नहीं करते। वो करेंगे क्या? माजरत के साथ जो डायस्पोरा है हर शहर के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं कह सकते, पीपल पार्टी कहते हैं। वो 3 ग्रुप है उनके। वो मुस्लिम लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग कहते हैं सारा दिन बैठ के। पीटीआई के 6 ग्रुप है, सारा दिन लड़ते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते उस डायस्पोरा को जिसकी आप बात करें। इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की न्यूयॉर्क में एक सिंगल काउंसिलमैन नहीं है। सिंगल काउंसिलमैन, कांग्रेसमैन होना तो बहुत बड़ी बात है, और मेरे जैसे बंदे, हम तो वन मैन शो है। और तीसरी बड़ी बात है, मुझे मेरी कम्युनिटी की सपोर्ट क्या है? कोई सपोर्ट नहीं। और यहाँ पे अमेरिका में वोट, अमेरिका में सियासत किस चीज को कहते हैं? या वोट है या पैसा है। मैं पैसा देता हूं, मेरे कौन से ये रिश्तेदार है? मैं बिजनेसमैन हूं यार, मैंने तो पैसा करना है, मैंने सर्वाइव करना है यहाँ पे। और दूसरी बात, मैं लोकल लॉ स्कूल में गया हूँ। और चौथी बात यह है कि मैंने पहले दिन आया था, मैंने कहा मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा। मुझे 35 साल हो गए, मैं मरूंगा तो यही मरूंगा। मेरे आधे यहाँ पे कई सियासतदान है मेरे साथ लॉ स्कूल में, मेरे क्लासमेट हैं वो। मैं एक वर्कर हूं, उनके साथ सिंसियर, उन्हें पता है ये हिज पार्ट ऑफ, मैं इंटीग्रेट कर चुका हूं, उस सोसाइटी को एक्सेप्ट करता हूं। ये क्रिश्चियन कंट्री है, उनकी वैल्यूज की रिस्पेक्ट करता हूं। यहाँ पे मुझे आपके डायस्पोरा की जिसकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ आके सारा दिन इनको गालियां निकालते। मुझे रोजाना पूछते हैं अमेरिकन कि तुम्हारे जैसे मुसलमान किधर हैं यार, ये क्या ले आए हो? बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, बहुत सारी बातें हो गई आज। एक बात छोटी सी बता, बातें इसलिए मैंने की, मैं बड़ा सेंटी हूं इस मामले में, पाकिस्तान के और अपने इस्लाम की वजह से मैं बहुत सेंटी। दुख होता है मुझे, मैं अमेरिका में बैठा हूं वॉशिंगटन डीसी में, दुख होता है कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, आप पस्तियों में जा रहे हैं। दुख होता है वाकई, पाकिस्तान को पस्ती में ज़्यादा देखकर बहुत दुख होता है। और हमारी दुआ है कि तरक्की की मेज़ जल्दी बरसे। और बहुत शुक्रिया साजिद साहब वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत सारी अमेरिका और पाकिस्तान की सियासत पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।